हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल RWT ऑफिशियल पर। तो साथियों, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाना। एग्जामपुर कोचिंग की टीम के द्वारा बनाए गए 10 प्रैक्टिस सेट ये स्पेशल री एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बनाए गए हैं। तो सभी साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आज का हमारा ये मॉडल पेपर 4 है, सेट नंबर 4। अगर जिस किसी ने भी ये मॉडल पेपर नहीं ख़रीदे हैं तो वो सभी भाई बहन इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाएं। ये अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न स्क्रीन पर इस प्रकार है। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं साथियों। किस देश को जोगियों का देश के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए उत्तरी कोरिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी थाईलैंड। तो हमारा राइट आंसर है उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया को जोगियों के देश के नाम से जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी और क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की इन्होंने वकालत की थी। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। और इसमें इसका भी ऑप्शन ए ही सही है। वो डी गलती से लिख दिया पर बोला मैंने सही था, तो इसका भी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत डैश कब हुई थी? तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत तुर्की में हुई थी। ऑप्शन डी करेक्ट है। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? बोधिसत्व यानी बौद्ध धर्म, तो महायान बौद्ध धर्म। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना डैश किसके द्वारा की गई थी? तो फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा की गई थी। तो डी हमारा ऑप्शन सही है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। रियल किस देश की मुद्रा है? रियाल किस देश की मुद्रा है? तो रियाल गाम्बिया की मुद्रा है। ऑप्शन डी रियाल ब्राज़ील की मुद्रा है। रियाल किसकी मुद्रा है? ब्राज़ील की। ऑप्शन सी सही है। पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो पहला पर्यावरण दिवस 1972 को मनाया गया था। ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन डी सही है। 8 का डी। प्रश्न है 9, कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन हैं? तो गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे, हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी थी। ऑप्शन सी सही है। 11 नंबर, रिक्त स्थान की हमें इसमें पूर्ति करनी है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग, तो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH-44। ऑप्शन ए सही है। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो गोल्डन फाइबर के रूप में जूट को जानते हैं। किसको? जूट को। ऑप्शन सी सही है। गोल्डन फाइबर जूट। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है? तो भारत का राज्य उत्तर प्रदेश गेहूं का अग्रणी उत्पादक है, यानी प्रथम नंबर पे है। तो ऑप्शन सी सही है। 14 नंबर,
केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है? यानी केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक, यानी धान कटक। अगर चावल आप खाओगे तो कट कट की आवाज़ आएगी, तो चावल का अनुसंधान केंद्र कटक। तो आप इसको ट्रिक से ऐसे याद कर लेना। तो कोलकाता कांच का अनुसंधान केंद्र कोलकाता। दिल्ली में तो बहुत सारे हैं, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग अनुसंधान केंद्र, और राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया, सड़क अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में है, मौसम विज्ञान नई दिल्ली में है। ये सारे दिल्ली में हो गए। कोलकाता में कांच, कटक चावल। हैदराबाद में राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान है। हैदराबाद में क्या है? राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान केंद्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं? तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है, तो ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। थायराइड ग्रंथि की जांच में कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है? तो रेडियो आयोडीन 131, रेडियो आयोडीन 131, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, मनुष्य में मादा जनन अंग के किस हार्मोन का स्राव होता है? तो मादा जनन अंग में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रोजेस्टेरॉन ये मादा में होता है और ये नर जनन अंग है प्रोजेस्टेरॉन। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा वर्तमान के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हैं, यानी जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा नहीं किया जाता है? तो कौन सा अपराध नहीं? अनाधिकृत खाता पहुंच, ट्रोजन को बॉटनेट के रूप में इस्तेमाल करते हुए बड़े पैमाने पर हमला, ईमेल स्पूफिंग और स्पैमिंग, किसी भी प्रणाली में भेद्यता की रिपोर्ट करें, यानी कि यही नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, नौकरी खोजने पेशेवरों से जुड़े रहने और नए कर्मचारियों की भर्ती के अलावा हमें अनुभवी कर्मचारियों की सलाह से अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। तो क्या करता है बढ़ावा देने में मदद? लिंक्ड इन ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, फेसबुक हमारी एक सोशल मीडिया है जिसके द्वारा हम वीडियो ये रिकॉर्ड करके हम पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण कहाँ आयोजित किया है? भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण कहाँ आयोजित किया है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, यानी उत्तराखंड में, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है 22, भामाशाह पशु बीमा योजना किस राज्य की योजना है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो ये राजस्थान की योजना है, ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कुंभ के आयोजन में नवग्रहों में से किन ग्रहों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो सूर्य की भी मानी जाती है, शनि, चंद्र, यानी ऑल ऑफ दी, जिसका ऑप्शन डी सही है। इन सब की भूमिका महत्वपूर्ण है कुंभ के आयोजन में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एजेंसी भारत में साइबर सुरक्षा नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है? तो भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रक्रिया टीम, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयन टीम, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो यही सही है, ऑप्शन सी सही है। तो 24 का सी सही है, 24 का सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। शाकुंभरी देवी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो शाकुंभरी देवी मेला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में लगता है, ऑप्शन सी सही है। 26 नंबर, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पुलिस एक्ट द्वारा उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन संचालित किया जाता है? पुलिस एक्ट 1860, पुलिस एक्ट 1861, पुलिस एक्ट 1864, पुलिस एक्ट
1859। तो किसके थ्रू? तो पुलिस एक्ट 1861। ऑप्शन बी सही है। और उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मुख्यालय वो कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है लखनऊ में है। कहाँ है बच्चों? लखनऊ में है। किसके पास? सिग्नेचर भवन गोमती नगर। क्या नाम है? सिग्नेचर भवन गोमती नगर। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना 1863 में हुई थी। 1863 ईस्वी में इलाहाबाद प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश का मुख्यालय लखनऊ। उत्तर प्रदेश का शासकीय निकाय किसके हाथ में है? तो ये शासकीय निकाय गृह मंत्रालय किसके हाथ में है? गृह मंत्रालय। गठन या घटक, ये जो मैंने अभी आपको बताया एक्ट, पुलिस एक्ट है वो 1861। और उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, जिन राज्यों जो उनके मुखिया होते हैं, राज्य के पुलिस का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? पुलिस महानिदेशक होता है। और जैसे कि जो स्टार होते हैं उनकी वर्दी में जो उनके स्टार लगे होते हैं, तो डीजीपी के स्टार क्या होता है? 3 स्टार होते हैं। डीजीपी में कितने होते हैं? डीजीपी के 3 स्टार होता है, प्रतीक झंडा। और आईजी के 2 स्टार होते हैं। डीजीपी के 3 और आईजी के 2 स्टार और डीआईजी का 1 स्टार। डीआईजी का 1 स्टार होता है। आईजी के 2, डीआईजी का 1 स्टार और डीजीपी के 3, ये इनके स्टार होते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार की 10 शाखाएं हैं। इनका जो नंबर है 112 और 198। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इंद्रधनुष 2.0 से संबंधित है। इंद्रधनुष 2.0 से संबंधित है। वो नहीं है, वो 0 है। सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों का पूंजीकरण, ग्रामीण बुनियादी ढांचा का विकास, निजी क्षेत्रक बैंकों का पुनःपूंजीकरण और निर्यात आयात बैंकों का पुनःपूंजीकरण। तो इंद्रधनुष 2.0 से संबंधित क्या है? तो 27 का ए सही है। सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का पुनःपूंजीकरण। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। तो ऑप्शन ए करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। 28 नंबर, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस है। क्या है? फ्रांस। और जीएसटी का जो मॉडल लिया गया है वो कनाडा से लिया गया है। जीएसटी का मॉडल कनाडा से लिया गया है। जीएसटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप देख लीजिए। भारत में जीएसटी 4 टाइप की होती है। कौन कौन सी? सीजीएसटी, मैं आपको नाम बता दूं, यहाँ लिख के बता दूं। 4 प्रकार की होती है। सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी जीएसटी और 4 नंबर है आईजीएसटी। सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी जीएसटी और आईजीएसटी, ये 4 प्रकार की भारत में जीएसटी है। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी के टोटल मेंबर कितने होते हैं? तो जीएसटी के 33 मेंबर होते हैं टोटल, जिसमें से केंद्र के 2 सदस्य होते हैं और 31 राज्य के सदस्य होते हैं, जिसमें से राज्य के 28 होते हैं और यूटी के 3 सदस्य होते हैं। जीएसटी सर्वप्रथम कहाँ हुई लागू? तो जीएसटी सर्वप्रथम कहाँ? फ्रांस में 1954 में लागू हुई। भारत में जीएसटी का जो मॉडल लिया गया था वो कनाडा से लिया गया। भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है? 161वां राज्य है, 161वां देश है। जीएसटी की जो पंजीकृत संख्या होती है वो 15 होती है। और लोकसभा में 3 अगस्त 2016, राज्यसभा में 8 अगस्त 2016, राष्ट्रपति के इस पे हस्ताक्षर 8 सितंबर 2016 को हुए। जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016
और इसका एक और है जो जीएसटी का गठन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं आपको बता रही हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जीएसटी के। तो जीएसटी का गठन 279A अनुच्छेद और आईजीएसटी का गठन 259A अनुच्छेद। जीएसटी का जो प्रारूप तैयार किया गया था, प्रारूप तैयार तो असीम दास गुप्ता ने किया था। किसने? असीम दास गुप्ता। जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। सबसे पहले लागू करने वाला राज्य कौन सा है? असम। और सबसे बाद में, ये पहले और ये बाद में कौन है? जम्मू कश्मीर। जीएसटी लागू करने का जो सुझाव दिया था वो विजय केलकर ने दिया था। भारत में लागू जीएसटी 1 जुलाई 2017 को हुई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है 29। जीएसटी के बारे में मैंने जो बताया वो मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया। वैसे मैंने जीएसटी को पढ़ा दिया, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं पूरा टॉपिक जीएसटी का जो मैंने आपको पढ़ाया है, शॉर्ट नोट्स में पढ़ाया है, आप पढ़ सकते हैं। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश ने अपनाया गया था? जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड। तो दक्षिण अफ्रीका। भारत के राज्य सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव संवैधानिक प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के देश को अपनाया गया था। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषम समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो विषम समवर्ती सूची के अंतर्गत फॉरेस्ट यानी वन आता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? तो पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य मेघालय नहीं है, सिक्किम, झारखंड, उड़ीसा है। तो ऑप्शन ए सही है। 32 का ऑप्शन ए सही है। 33 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? तो कालिदास, जयदेव, चंद्रवरदाई, कल्हण। तो राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन डी सही है, कल्हण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 34 नंबर। जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल सवाई प्रताप सिंह द्वारा डैश में बनाई गई थी। कब बनाई गई? कौन सी ईस्वी में ये बनाई गई? तो 1799 ईस्वी में ये बनाई गई। 1799 AD। ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 35। प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? तो ये संस्कृत भाषा की महान विदुषी थी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 36 नंबर। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है? तो भारतीय संविधान संपत्ति का अधिकार, इसके मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है। तो कौन सा है? संपत्ति का अधिकार। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और स्वाधीनता का अधिकार, ये सारे हमारे मौलिक अधिकार हैं। लेकिन संपत्ति का अधिकार ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 37 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है? तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 360, आर्टिकल 343 और आर्टिकल 72। तो भारतीय आपातकाल संविधान प्रावधान वर्णित है तो किसमें है? अनुच्छेद 360। ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी आर्टिकल 360 सी इज द राइट आंसर 37 का। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़।
तो गणगौर जो है भारत के राजस्थान का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। गुजरात का डांडिया है। आगे चलते हैं। तो बच्चों सामान्य ज्ञान के सारे प्रश्न लग चुके हैं। अब यहाँ से हमारा हिंदी का सेट स्टार्ट होता है। यहाँ से हमारे सारे हिंदी के प्रश्न हैं। तो चलिए प्रश्न, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान नाक के द्वारा होता है। किसके द्वारा? नाक के द्वारा, नाक और मुंह के द्वारा। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो ला पार्श्विक ध्वनि है। कैसी? ये पार्श्विक ध्वनि है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 41 निर्देश दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए। रूपांतरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो रूपांतरण का सही संधि विच्छेद रूप प्लस अंतरण क्या हो जाएगा? रूप प्लस अंतरण। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 42 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो प्रभाव, भाषा, निर्माण, विवाह। तो भाषा क्या है? भाषा बोली जाती है, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग है। ये भाषा स्त्रीलिंग का बोध, जो शब्द या स्त्रीलिंग का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। यानी भाषा क्या है? स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन 42 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 43 निम्नलिखित में से इतर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो इतर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। इतर यानी नीच, चरस, अंत्यज। तो ये इतर के अनेकार्थी शब्द है, लेकिन मेल इतर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो यही करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है इसका 43 का। 44 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द विकल्प इस लोक की बात है। इस लोक की बात है, जो इस लोक की बात है, अलौकिक, स्वर्गीय, अलौकिक, स्वर्गीय, पश्चात्य या लौकिक। तो 44 का ऑप्शन डी इस लोक की बात है, यानी कि लौकिक। इस लोक की बात है तो लौकिक, ऑप्शन डी सही है। 45 घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो घड़ी संज्ञा का जातिवाचक, घड़ी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। समूहवाचक परिवार आ जाता है। व्यक्तिवाचक किसी का नाम जैसे गंगा। भाववाचक संज्ञा जैसे मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो इसमें वो क्या कर रहा है? भाव प्रकट कर रहा है। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? दर्शन, लता, नारी, गाय। तो बहुवचन में सदा प्रयोग होने वाले जैसे दर्शन या कोई सम्मानीय व्यक्ति है तो वो हमेशा किस में आता है? बहुवचन में आता है। तो दर्शन क्या है? बहुवचन है। प्राण बहुवचन में आता है। हस्ताक्षर बहुवचन में आता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में योजक चिन्ह कौन सा है? तो योजक चिन्ह जो निर्देश दे उसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट है। 47 का बी ये प्रश्न सूचक है। 48 उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया। तो रोहन चाय पीकर बैठ गया, तो ये पूर्वकालिक क्रिया, पहले उसने चाय पी फिर वह बैठ गया, तो पूर्वकालिक क्रिया है। तो ऑप्शन सी सही है 48 का। वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें इसमें। तो विद्यार्थियों की मेल में कई टोलियां थीं। आप इस प्रदेश की शिक्षक के रूप में सेवा कर रहे हैं। तो ये तो गलत हो गया, कुछ नहीं बोल रहा, नॉनसेंस। वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। मैं यह काम देखूंगा कि हो सकता या नहीं। तो 49 का कौन सा होगा सही? सी वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। तो करेक्ट है ये ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निर्देश दिए गए हैं। क्या निर्देश दिए गए हैं? चलिए पढ़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न वाक्य में एक अधोरेखांकित शब्द है। इसके नीचे लिखे शब्दों में से 3 अशुद्ध रूप से लिखे गए हैं। चौथा शुद्ध रूप में लिखा शब्द का चयन और हमें चिन्हित करना है। तो चलिए देखते हैं। भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित व्यक्ति हैं, शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो इसमें हमें दुष्चरित की शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो 50 का ऑप्शन ए सही है, दुष्चरित्र। तो ए विल बी राइट आंसर। 50 का ए। 51 चित्रा मुदगल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो एक जमीन अपनी आवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सोपारा या गिलगड्डू। तो 51 का क्या है? पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सोपारा सही है सी। इसी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए। चलिए आगे चलते हैं। 52 प्रश्न है। सुई
और तागे के बीच में कविता किस रचनाकार की है? सुई और तारे। तो ये केदारनाथ सिंह की कविता है, कविता की रचना है सुई और तागे, सुई और तागे। 53 इनमें से चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन हैं? तो चीफ की दावत के कहानी के रचनाकारक भीष्म सहायनी हैं। तो ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? तो कायाकल्प, जय पराजय, प्रेमाश्रम, रंगभूमि। तो इसमें से कौन सी जो नहीं है? बाकी 3 हैं। तो 54 का भी जय पराजय इनकी कवि प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है। कायाकल्प है, रंगभूम है, कर्मभूम है और प्रेमाश्रम है, ये इनकी सारी रचनाएं हैं। चलिए आगे चलते हैं। 55 प्रश्न बच्चों पढ़ते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। अब हम धीरे धीरे एंड की तरफ जा रहे हैं। आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, और आपको क्या पढ़ना है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के देना। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य है, हम सभी जानते हैं कि अभी विश्व आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। जब तक शरीर में प्राण रहेंगे तब तक जंग जारी रहेगी। जो बच्चों पर दया नहीं करते वे बड़े संगदिल होते हैं। राधा दृष्ट इसलिए जब वह आती है मैं चल देता हूँ। तो 55 का सही वाक्य क्या है? तो राधा दुष्ट है इसलिए जब वह आती है मैं चल देता हूँ। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मोहन बाजार पहुंच गए, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? मोहन बाजार पहुंच गए, इसमें कौन सा क्रिया का प्रकार है? तो ये अकर्मक क्रिया है। क्या है? मोहन बाजार पहुंच अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? धैर्य, धोती, दाहिना, धान। तो 57 का धैर्य ये तत्सम है, बाकी के तद्भव हैं। अब हमें ये गद्यांश दिया गया है, इसके लगभग 4-5 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो बच्चों हमेशा एग्जाम देते टाइम आप पहले प्रश्न को पूरा पढ़ना, जिससे हमारे प्रश्न गलत होने की संभावना कम रहे और सही होने की चांसेस ज़्यादा रहें। तो हमेशा प्रश्न को पूरा पढ़ना, ये गलती नहीं करना। तो पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। 58 से इसमें 62 तक हमें प्रश्न सॉल्व करने होंगे इसी गद्यांश से। चलिए पढ़ते हैं। मैं कौन हूँ, इस प्रश्न ने प्रत्येक विचारशील मनुष्य को झकझोरा है। जब आप इस पर मनन करते हैं तो पाते हैं कि एक शरीर है जिसे एक मस्तिष्क चला रहा है। शरीर कुछ अणुओं का घनीभूत पुंज है। इस शरीर के भीतर जल, अग्नि, वायु एवं आकाश तत्व अपना सामंजस्य बनाकर शरीर को संचालित करते हैं। आपके मस्तिष्क के बिना इन पंचतत्वों से निर्मित शरीर का कोई भी आधार नहीं है। मस्तिष्क का भौतिक निर्माण तो माता पिता के जैविक गुणों से हुआ है, किंतु सोच की निर्मित शिक्षा, धर्म, संस्कारों और संगति से होती है। फिर आप कौन हैं? आप ना तो मस्तिष्क हैं और ना ही शरीर। हमारी सोच समय के अनुसार परिवर्तनशील होती है। तो हमारी सोच समय के अनुसार हमेशा परिवर्तनीय रही है। वास्तव में आपके पास अपना कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे आप अपने बाहर से उधार नहीं लिया और वह अपरिवर्तनशील है। आप अपने शरीर के मस्तिष्क की सीमा से बाहर निकलकर मनन करेंगे तो पाएंगे कि जब तक आप भीतर ही कुछ ऐसा न खोज लें जो बाहरी संसार पर निर्भर नहीं करता, तब आप स्वयं को खोज नहीं पाएंगे। आप कह सकते हैं कि मैं शरीर मन और मस्तिष्क से परे एक आत्मा हूँ। वह आत्मा कहाँ है? क्या उसे अनुभव करना संभव है? असल में मनन, चिंतन, अध्यात्मक एवं ध्यान के द्वारा अपने भीतर एक नियत तत्व के आभास होने लगता है जिसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। जो परिवर्तनों से नहीं डरता जिसे मृत्यु से भी भय नहीं, क्योंकि उसने न जाने कितनी बार मृत्यु का सामना किया और पुनः जन्म लिया। जो अपने भीतर समृद्ध है और संतुष्ट है, प्रसन्न है, इसी आत्म तत्व को जो जितना अधिक जागृत कर लेता है वह उतना ही अधिक स्वयं को खोज लेता है, वह उतना ही अधिक जानता चला जाता है वास्तव में मैं कौन हूँ। तो इस पूरे का सारांश क्या है? मैं कौन हूँ। तो चलिए इसके प्रश्न देखते हैं। आप इसको एक बार देख लीजिए, आप पढ़ सकें धीरे धीरे पूरा, रोक के आप पढ़ लेना।
ठीक है, आगे चलते हैं। तो चलिए इसके प्रश्न को लगाते हैं। निर्भर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। निर्भर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग 58 का निर्भर यानी कि इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगता है। कहाँ लगता है बच्चों? आगे लगता है, तो इसका उपसर्ग यानी कि 58 का ऑप्शन सी करेक्ट है। क्या है? सी करेक्ट है 58 का। 59 गद्यांश के अनुसार इस शरीर को कौन चला रहा है? आत्मा, मस्तिष्क, मन, भगवान। तो कौन चला रहा है इस शरीर को? मस्तिष्क। हमारे पूरे शरीर को सिर्फ मस्तिष्क ही चलाता है, ना आत्मा चलाती है, ना ही मन और ना ही भगवान। पूरे हमारे शरीर का कंट्रोलर हमारा मस्तिष्क ही होता है। इस गद्यांश का यही पूरा सारांश है, मतलब निष्कर्ष है। तो हमारे शरीर को मस्तिष्क चलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 60। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन अज का अनेकार्थी है? तो अज का अनेकार्थी क्या है? अज यानी अज, तो अज बकरा को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बकरा को हम क्या बोलते हैं? अज। बकरा, बकरी, अज। 61 प्रश्न नंबर। आत्म तत्व को जागृत करने के कौन से आत्मा तत्व को जागृत करने के कौन से उपाय बताए हैं? चिंतन, ध्यान, अध्यात्म, सभी। तो ऑप्शन क्या है? सभी। आत्म तत्व को जागृत करने के लिए हमें चिंतन भी करना चाहिए, ध्यान भी और अध्यात्म भी करना चाहिए। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। 61 का ऑल ऑफ दीज यानी सभी। 62 शिक्षा, धर्म, संस्कारों और संगीत से किसका निर्माण होता है जो परिवर्तनशील भी है? कल्पना, समृद्धि, सोच और अनुशासन। तो 62 का क्या है? सोच। सोच हमारी हमेशा परिवर्तनीय होती है। हमारे व्यवहार के अकॉर्डिंग, शिक्षा, धर्म, संस्कारों के अकॉर्डिंग और वातावरण के अकॉर्डिंग हमारी सोच क्या है? परिवर्तनशील है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 63 वह चम्मच से चावल खाता है। वाक्य में वह चम्मच से चावल खाता है। वाक्य में चम्मच में से कौन सा कारक है? तो चम्मच में कौन सा कारक है? तो करण कारक है। क्या है? करण कारक। नेक्स्ट प्रश्न है 64 यानी रेखांकित पद को हमें बताना है। जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है? जो करेगा वो भरेगा। क्रिया विशेषण सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। जो करेगा सो भरेगा। ऑप्शन सी करेक्ट है 64 का। 65 इनमें से नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? हमेशा परेशान करना, बहुत परेशान करना। क्रोध का कारण होना, अधिक प्यार होना। नाक का बाल होना, तो इसका जो ऑप्शन है 65 डी ऑप्शन, अधिक प्यारा होना। नाक का बाल होना, अधिक प्यारा होना। आज मुझे बहुत काम है। इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? तो बहुत परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न है नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीला है कंठ जिसका, यानी भगवान शिव की। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो इसमें बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास जिसमें भगवान के नाम आए वो सारे बहुब्रीहि समास होते हैं। लंबोदर या नीलकंठ। द्विग समास में क्या होता है? जिसमें संख्याएं दी जाएं वो द्विग समास होते हैं। द्वंद्व समास जिसमें द्वंद्व हो तो वो द्वंद्व समास कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रसार के विलोमार्थी शब्द क्या चयन करना है? तो प्रसार का विलोमार्थी शब्द, तो प्रसार यानी संकोच। 69 निम्नलिखित विकल्पों में से सांची के पर्यायवाची का चयन करना है। तो सांची के पर्यायवाची पुलोमजा क्या हो जाएगा? सांची, पुलोमजा। दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन करें। नेति और नेति और नेति, नेति और नेति। तो नेति झंडा होता है और नेति चिन्ह होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। ले चला सभा में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में अलंकार बताइए। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। अलंकार क्या होगा 71 का? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 72
मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में वाच्य कौन सा होगा? मैं बाजार जाता हूँ, तो ये कृतवाच्य है। ऑप्शन सी सही है। 73। उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उत्थान में कौन सा उपसर्ग है? उत उपसर्ग है, यानी ऑप्शन ए सही है। भावना में कौन सा प्रत्यय है? तो भावना में कौन सा प्रत्यय है? भावना, अना, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। रिपु आंतन की कुंडली कर जोगनी, रिपु आंतन की कुंडली कर जोगनी चवात, पीभई में पागी मनु, जुवती जलेबी खात। यहाँ कौन सा रस है? तो 75 का आंसर कौन सा होगा? तो इसमें विभत्स रस है इसमें। तो हिंदी के हमने सारे ऑप्शन लगा लिए हैं। रीजनिंग के ये देख लीजिए कुछ हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर चुनें, तो इसमें हमें विषम अक्षर चुनना है। तो 76 ORU, ये अलग है। इसमें कितने का अंतर है? इसमें +2 +2, इसमें भी +2 और इसमें भी, यही विषम है। तो चलिए अब हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। और आप क्लास को अंत तक ज़रूर देखें, आपको फ़ायदा ही मिलेगा इससे, आपकी तैयारी में मजबूती लाएगा। बच्चों, अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।